नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे सत्र की हंगामेदार शुरुआत, विपक्ष के तीखे सवाल। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई और विपक्ष के नेता सदन के बाहर धरने पर बैठे और विपक्ष का यह आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों से बचना चाहता है, जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठने देना चाहती। यही वजह है कि सदन की अवधि को बेहद छोटा रखा गया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा और पहले दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि कल सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। 7 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश होगा। 8 सितंबर को अनुपूरक बजट पारित कराया जाएगा और विपक्ष ने सत्र के दौरान अतिक्रमण, बेरोजगारी, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार का कहना है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सदन को शांतिपूर्ण चलने के लिए विपक्ष को सहयोग करना होगा। सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक समेत 13 विधेयक पेश करेगी। सत्र के लिए विधेयकों ने 614 प्रश्न भी लगाए हैं। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष का आरोप है कि सरकार बचना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई है। विपक्ष के नेता सदन के बाहर धरने पर बैठे। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठने देना चाहती है। यही वजह है कि सदन की अवधि को बेहद छोटा रखा गया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि कल सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। 7 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। 8 सितंबर को अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष ने सत्र के दौरान अतिक्रमण, बेरोजगारी, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार जो नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली और जो संसदीय परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार लगातार उनकी अनदेखी करती रही है। पिछले 2022 और 2023 2 दिन का सत्र मात्र 12 दिन में समेट दिया गया और इस सत्र को भी संक्षिप्त किया गया है। अनुपूरक बजट पारित हो, इसके लिए यह बजट अनुपूरक बजट लाने के लिए, पारित कराने के लिए आनंद फानंद में यह सत्र बुलाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि नियमावली में साफ तौर से कहा गया है कि 14 दिन पूर्व सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा सचिव के माध्यम से सूचना दी जाती है कि सदन आहूत करने जा रहे हैं। अच्छे माहौल में बैठक हुई और मैं सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ। बातचीत वही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्र में जो चले, लोग जो आए वो अपना जो सदस्य आए वो अपनी बातों को रखें, प्रश्नों के जो जवाब हो वो सकें और अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में समय का उपयोग करते हुए हम इस सत्र को चलाएं। वहीं सदन में कानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी विधानसभा से बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने सरकार पर आपदा प्रभावितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों के पुराने सभी ऋण और बिजली की बिल माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों को 11,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा देने की भी सरकार से मांग की है। 1,000 रुपए, 1100 रुपए का मुआवजा प्रति बीघा। 1 बीघा जमीन को जोतने में 1100-1200 रुपए, 2,000 रुपए का डीजल लग जाता है और जहां किसान की 80% तैयार फसल बर्बाद हो गई है, वहां पर
1100 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा देने की बात करते हैं। मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा कि जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके घरों में पानी बाढ़ का आ गया है, हम उन्हें 2500 रुपये देंगे। मैंने उनसे कहा मैं आपके घर में पानी भर देता हूँ, 2500 रुपये मैं आपके दूंगा, आप तैयार हैं? पिछले लगभग 1.5 साल से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि ये तटबंध कभी भी टूट सकते हैं और भारी बाढ़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी किया जाएगा। 1.5 साल बाद भी माननीय मंत्री जी का वही हाल है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ वैसे भी कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है और सामने वालों को सुनने की आदत है, तो वो समझते हैं जनता भी जो है वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं बोलूँगा वो सुने, वो जो बोलेंगे उनकी आवाज़ मुझ तक ना आए। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। एक तरफ जहां विपक्ष सदन में अतिक्रमण, बेरोजगारी, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर सदन की छोटी अवधि को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस अवधि में सत्र को शांतिपूर्ण चलाकर जनहित के मुद्दे को नहीं उठा सकता? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। रविंद्र कुमार साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में हैं। शीशपाल सिंह बिस जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। अनिल थपलियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, यूकेडी की ओर से। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र कुमार जी के साथ में शुरुआत करते हैं, आगे और मेहमान जुड़ेंगे, उनको भी चर्चा में जोड़ते चलेंगे। रविंद्र जी, सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आपने अब तक जनता के साथ छलावा किया है। सत्र पर संग्राम शुरू हो चुका है, आप क्या कहेंगे? आप रविंद्र जी अनम्यूट करें। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का ये चलन बन गया। उत्तराखंड जी, कांग्रेस का चलन बन गया है। खाली उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये जिस प्रकार से जिन जिन राज्यों में ये विपक्ष में है, इनका काम ही जैसी सदन शुरू होता है उसको हंगामे की भेंट चढ़ा दे। देखिए, कांग्रेस सदन में भी, सदन के बाहर भी और सदन में भी सिर्फ हंगामा, झूठ और भ्रम की राजनीति करना चाहती है। जहां जनता ये देखना चाहती है कि मेरे क्षेत्र का विधायक, मेरा विपक्ष के नेता, मेरी विपक्षी पार्टी जनता के हित के लिए क्या आवाज उठाएगी, ये सदन के बाहर तख्ती लेके बैठ जाते हैं। ये आज का नहीं है, तमाम ऐसे इनके चलन बन चुके हैं। और फिर कहते हैं कि सदन थोड़ा चल रहा है, सदन की टाइमिंग थोड़ी है, सदन में समय नहीं मिल रहा। आप कम से कम, मेरा सुझाव ये है कांग्रेस को, वैसे तो कांग्रेस में बहुत सारे बुद्धिजीवी है, बहुत सारे इनके अच्छे जो इन्हें बताते होंगे शायद, लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता की, हमारे जैसे की भी अगर आप राय ले लें तो कम से कम जनता के हित में प्रश्न आप करें तो जनता अपने आप समझेगी कि समय थोड़ा है या ज्यादा है। आपको जितना समय बना है, आप उसमें भी खाली सीढ़ियों पे बैठ के तख्ती लेके अगर प्रदर्शन करना है तो फिर तो सड़क पे बैठ के कर लेते हैं आप, गांधी पार्क के बाहर, तमाम तरीके से करते हैं। सदन में खड़े होकर सदन की आवाज उठाएं, प्रश्न पूछे और प्रश्न का जवाब लें। इससे जनता को भी समझ आए कि हाँ, एक विपक्ष जो है अपना भूमिका को सही प्रकार से उत्तराखंड की जनता के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जनता का जो पैसा है, जो इतनी भारी टैक्स पेयर का पैसा जो सदन की कार्रवाई में खर्च होता है, उसका भी सदुपयोग हो। ठीक है, यानी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाधा डाल रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से शिशपाल साहब हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। शिशपाल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। शिशपाल जी, बड़े आरोप लगाए हैं रविंद्र जी ने, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ये जो है आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। विधानसभा सत्र एक परंपरा बन गई है उत्तराखंड में कि केवल औपचारिकता के लिए बुलाया जाता है कि 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाना बहुत जरूरी है, वरना संवैधानिक बाध्यता खड़ी हो जाती है। देखिए, सत्र अगर आप 15-20 दिन का बुलाएं तो उसमें चर्चा भी होगी, जनहित के मुद्दे भी उठेंगे। 614 क्वेश्चन विधायकों ने लगाए हैं और हर विधानसभा सत्र में
लगभग इतने ही क्वेश्चन जो है विधायक लगाते हैं, लेकिन जवाब कितनों के मिलते हैं आपको पता है। सरकार जो है समय ही नहीं देती कि विधायक जो है अपने क्षेत्र के जो है राज्य के मुद्दे विधानसभा में उठा पाए। आज विधानसभा का सत्र हुआ, आज चंदन रामदास जी को जो है श्रद्धांजलि वहां पर दी गई। आज भी कोई खास कामकाज विधानसभा में नहीं हो पाया। तमाम जो है आप विपक्ष को अगर मौका ही नहीं देंगे, विपक्ष तो यही तो मांग कर रहा है कि भाई सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। इतने कम समय में राज्य के ज्वलन मुद्दों पे कैसे चर्चा होगी, क्योंकि हर विधायक के अपने क्षेत्र के विषय होते हैं। तो आप जब उसको अवसर ही नहीं दोगे तो वो सदन के पटल पे कैसे इतने कम समय में रखेगा। और अभी आप देखिए कल अनुपूरक बजट आएगा और परसों जो है जन्माष्टमी की छुट्टी, और 8 तारीख को ये जो है सरकार फटाफट जो है फाइलें समेट के भागने की तैयारी में रहेगी। तो ये तो पहले ही पता है कि इस जो है औपचारिकता के लिए सदन आप बुला रहे हैं। अगर ये गंभीर होते, अगर इन्हें राज्य की जनता की चिंता होती, अगर इन्हें विधायकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों की चिंता होती, तो आप लंबी अवधि का विधानसभा सत्र बुलाने से क्यों डर रहे? और ये तो परंपरा बन गई भाजपा की सरकार में, चाहे पिछली सरकारों में। ये जो है जिम्मेदारी से भागते हैं, सवालों से भागते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब न देने पड़े, क्योंकि सरकार के ने कोई काम अगर किया होगा तो जवाब देंगे। तमाम दूर दराज के आप क्षेत्रों में चलिए, जनता की तमाम, चाहे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोड कनेक्टिविटी से लेकर के जो है पलायन के मामले हैं, तमाम आज देखिए कि आपदा से पूरा प्रदेश त्राहिमाम है जो है आपदा सहायता के नाम पर मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैदानी जनपदों में आप 1100 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। आप बताइए ये पूरे प्रदेश में 1100 रुपए में क्या होगा किसान का? आप बताइए। उसकी जो है जो उसने दवाई का छिड़काव किया उसी का पैसा नहीं निकलेगा, उसकी मेहनत लागत अलग, उसके बच्चों के लालन पालन की समस्या अलग। जो घर टूट रहे हैं उनका आप 4000 रुपए में मुआवजा दे दें, मतलब अपनी उसकी छत जा रही है, आप 4000 रुपए उसका आकलन कर रहे हैं। तो ये सरकार जब आपदा के जख्मों का जो है आकलन सही नहीं कर पा रही है, उस पर मरहम अगर आप सही से नहीं लगा पा रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीदें करें? आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया का राज है। माननीय हाईकोर्ट भी जो है प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुका है कि प्रदेश के राजस्व को 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है खनन माफियाओं के हाथ में खेलने के लिए। तब भी ये नहीं चाहते। हमारे तमाम पुल जो है खनन माफियाओं के महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ चुके हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि पैसा तो जनता की गाड़ी कमाई का लग रहा है ना उस पुल को बनाने में, फ्लाईओवर को बनाने में। खनन माफिया का क्या, ये तो जो मिली साठगांठ चल रही है इनकी सरकार के साथ, तो ये तो अपना खेल कर रहे हैं। लेकिन जनता को जान माल का जो नुकसान हो रहा है, जो परेशानी हो रही है वहां पर, पूरे पहाड़ में 750 से ज्यादा रोडें जो है प्रभावित थी। 3000 से ज्यादा लिंक रोडें और तमाम इस राज्य में प्रभावित हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे, लोग मरीजों को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। लेकिन इनको क्या है, इनको कोई चिंता ही नहीं है। ये इंतजार कर रहे हैं कि जो है ग्रामीण अपने आप ही जब सब दुरुस्त कर देंगे। भाई सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? और भ्रष्टाचार चरम पे है, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार जो है ऐसा है कि 40-40% कमीशन। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी कह गए, हम भी कह चुके हैं, फिर भी ये देखने। और अभी सहकारिता में आपने देखा कि जिस तरीके से 30 करोड़ रुपए की बंदर बांट हो गई, और वो राज्य के लोग हैं ही नहीं, उनके पते ही नहीं मिल रहे, ऐसे ही बांट दिए गए। वो बताइए जनता की गाड़ी कमाई। आप अगर हमारे पहाड़ के बच्चों को देते, लगातार पलायन यहाँ से कर रहे हैं लोग, क्यों पलायन करेंगे अगर यहीं पर आप रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं? और ऐसी जी सबसे ज्वलंत बात, पहाड़ में रोजगार कैसे करेगा? जिनकी दुकान है, चाहे वो बेचारा किसी प्रकार से छोटा मोटा रोजगार कर रहा, इनका बुलडोजर जो है उसको ध्वस्त करने का काम कर रहा है। तो कैसे रिवर माइग्रेशन की आप बात कर रहे हैं? कैसे आप जो है राज्य से पलायन रोकने की बात कर रहे हैं? कैसे आप बताइए, जब आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं पहाड़ के दर्द को, क्योंकि इस पहाड़ में 1962 से लेकर अभी तक गरिमा जी कोई बंदोबस्ती नहीं हुई है। जब भूमि प्रबंधन नहीं हुआ है, चकबंदी नहीं हुई है, तो जो गैर माप की भूमि है, जो सरकार दस्तावेजों में नहीं चढ़ी है, जिसमें हमारे मकान है, हमारी दुकानें हैं, हमारी गौशाला है, हमारे देवालय है, हमारे पानी के धारे हैं, वो तो सब बेनाम भूमि में है। जब 1962 से ठीक है। आप देखिए आपकी ओर से जो बातें कही जा रही है, इस बात को बीजेपी नकारती है। शीशपाल जी, शेषपाल जी, आपकी ओर से जो बातें कही जाती हैं, इस बात को बीजेपी नकारती है। खैर, सत्र में क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया को जोड़ लेते हैं। विपिन खन्ना साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की ओर से, अभी भी जुड़े हैं। विपिन जी, स्वागत आपका भी। अनिल थपलियाल साहब पहले से बने हुए, अनिल जी के पास पहले चलते हैं। अनिल जी केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। अनिल जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस सत्र को, क्योंकि सदन के बाहर विपक्ष धरने पर बैठा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है सिवाय धरना के और अपनी बात
कहने के, जिन बातों का मतलब नहीं होता है। सत्ता पक्ष ने इस तरीके के आरोप विपक्ष पर लगा दिए हैं। एक तरफ उमेश कुमार धरने पर बैठे हुए हैं, वो अपनी अलग मांगे बता रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष क्या घिरा हुआ नजर आ रहा है आपको? अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है? अनिल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच रही है क्या उन तक? अनिल जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इसे सवाल को विपिन खन्ना जी के पास लेकर चलते हैं। विपिन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? विपिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल विपिन जी, आम आदमी पार्टी की ओर से है। विपिन जी, विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है और सत्ता पक्ष विपक्ष पर ही हमला बोल रहा है। सदन के बाहर धरने पर विपक्ष बैठा हुआ है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, अपनी कोई बातें नहीं है आम जनता को बताने के लिए, इसी के चलते विपक्ष इस तरह के काम करता है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आप भी उत्तराखंड में एक तरीके से विपक्ष के तौर पर ही हैं? देखिए, इसमें हमारा साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा बन चुकी है कि विपक्ष के सवालों से बचना, विपक्ष के सवालों से भागना, जनता के सवालों से भागना, जनता की समस्याओं से भागना। देखिए, ये बिल्कुल बिश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए मात्र और मात्र कोई संवैधानिक संकट ना पैदा हो जाए, इसलिए इस सत्र को रखा गया है। देखिए, मात्र 4 दिन के सत्र में 2 दिन खराब करने के बाद केवल मात्र 2 दिन बचते हैं। उसमें 1 दिन ये अनुपूरक बजट पेश करेंगे, उसके बाद ये सवालों के जवाब। आप ही बताइए गरिमा जी की 1 दिन में आप 614 सवालों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, ना इनके पास पलायन पर जवाब है, ना इनके पास बेरोजगारी पर जवाब है, ना इनके पास स्मार्ट सिटी पर जवाब है, ना इनके पास डेंगू बीमारी पर जवाब है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता को इन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। और जिस प्रकार से पहाड़ों पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण जो ध्वस्त कर रहे हैं ये लोग, ये आज एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जब आप नगर निकाय चुनाव सामने आया था और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो ये तुरंत 1 दिन में अध्यादेश लेके आ गए थे, क्योंकि इन्हें ये पता था कि अगर ये बस्तियां ध्वस्त हो गई तो इनका नगर निकाय चुनाव ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इनको अपने चेले सुनील उलियान गामा को मेयर बनाना था। इसलिए ये रातों रात अध्यादेश लेके आ गए थे। लेकिन जो पहाड़ का गरीब व्यक्ति, गरीब जो व्यापारी है, वो छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, उस पर ये अतिक्रमण का डंडा चला रहे हैं। इनके पास कोई सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है। डेंगू से आज पूरा उत्तराखंड त्रस्त हो चुका है। इनके पास दवाइयां नहीं है, इनके पास बेड नहीं है, इनके पास हॉस्पिटलों में इंतजाम नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है। उस सवालों से बचने के लिए मात्र और मात्र केवल ये 4 दिन इन्होंने कहा है, लेकिन ये सत्र केवल मात्र 2 दिन का है। 1 दिन छुट्टी है और 1 दिन आप अपने विधायक जी को श्रद्धांजलि देंगे और केवल 2 दिन बचते हैं। उन पर 1 दिन आपका अनुपूरक बजट में लग जाएगा और 1 दिन सवालों के जवाब में लग जाएगा। तो ये केवल और केवल सवालों से बचने का केवल और केवल एकमात्र खेल है, क्योंकि भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सदन में पूछा जाएगा कि आपके जो सहकारी बैंक में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ वो कैसे हुआ, जो खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया गया और आपके पुल गिर गए, वो क्यों गिर गए? मतलब एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी इसी के चलते आपको लग रहा है कि जो समय सीमा है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इन चीजों के चलते एक दिन छुट्टी पड़ रही है, विपक्ष के कंधे पर सारा आरोप पड़ दे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अनिल थपलियाल साहब के पास चलते हैं। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आप अनम्यूट करें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अनिल जी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सारा का सारा विपक्ष एक तरफ नजर आ रहा है और विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई सारे आरोप लगाए हैं, कहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है, और दूसरा सत्र की जो समय सीमा है ये भी कम निकल कर आ रही है, क्योंकि 1 दिन जैसा कि बताया कि श्रद्धांजलि दी जाएगी, 1 दिन छुट्टी पड़ रही है। ऐसे में जो वक्त है वो काफी कम है। ऐसे में जो 600 से ज्यादा सवाल पूछे गए, इनका जवाब कैसे मिल पाएगा? ये क्या औपचारिकता के लिए ऐसा हो रहा है? आप क्या कहेंगे? आप भी यूकेडी से हैं। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इन्होंने इस सत्र का जो समय रखा है बहुत शॉर्ट रखा था। हाँ। बहुत शॉर्ट समय है ये। इसके अंतर्गत इनको पता था कि अहम मुद्दों पे बहस होगी, विपक्ष जरूर इसमें विपक्ष करेगा, विपक्ष का काम है वो।
विपक्ष तो कहीं ना कहीं किसी न मुद्दे पे तो हो हाँ हल्ला उल्ला करेगा और उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर पक्ष विपक्ष दोनों ये बन जाएं तो फिर तो ये एक तरफा सरकार होगी, एक तरफा राजपाट हो गया, इनका हिटलरशाही होगी। अब रहा सवाल, इन्होंने 3 दिन के अंदर श्रद्धांजलि का दिन भी रखा, वोटिंग भी रख दी, इलेक्शन भी करवा दिया। अब आप ये बताइए कि ये 3 दिन के अंदर अपने आप को, इनको इतना महारत हासिल था वर्तमान सरकार को, जो मूलभूत मुद्दे थे उन पे तो कभी काम नहीं कर पाए ये, और 3 दिन के अंदर 597 प्रश्नों के ये जवाब देंगे। एक प्रश्न पे कम से कम पिछली बार के डिबेट में आपने सुना होगा कि एक प्रश्न के उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो 97-98 मिनट का लगभग मेरे ख्याल से उठेगा, विधायक अपना परिचय देगा, कुछ भी है किसी भी इशू पे होता, लेकिन कैसे करके ये मतलब फिर उनका टी ब्रेक हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये दुनिया भर की बातें थी। सेकंड थिंग है कि विपक्ष को भी इसमें पक्ष सत्ताधारी का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं, ये हम भी देख रहे हैं और आज तक मैं देखता आया हूं। यूकेडी का स्टैंड क्या होता है, किसकी तरफ होता है, आमतौर पर ये समझ में नहीं आता। नहीं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सुविधाएं आज आम व्यक्ति को मिल रही हैं और जो हमको भी मिल रही हैं, उसमें हम भी हैं, सामान्य व्यक्ति में हम भी हैं, हम भी ले रहे हैं। आज डिजिटल के मामले में ले लीजिए आप यहाँ मैं पहाड़ में बैठा हूं, मेरे बच्चे को 10,000 रुपए चाहिए थे, मैंने ट्रांजेक्शन की। ये पहले तो नहीं था, बैंक जाना था, फॉर्म भरना था, लाइन में लगना था, ये कुछ चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल जीरो रही है, लेकिन इनकी अपनी एक ईगो रही, जैसे हिटलर शाही सद्दाम हुसैन कि जो कुछ हूं मैं हूं, ऐसा नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो जनता ने अपने राज्य की विकास की बागडोर आपके हाथ में दी है और इसलिए दी है कि आप हमारे हित में कार्य करें। दूसरा, तीसरी बात आपने कहा कि इन्होंने कहा कि भाई पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो हम चिल्लाते आ रहे हैं, ये कभी सुनेंगे नहीं इस पे। इन्होंने जो कुछ इस समय सुना और सुन करके अमल नहीं करते हैं। वास्तविकता जो मूलभूत सुविधाएं जो जरूरत है इस समय उत्तराखंड की, वो सबसे बड़ी है आपदा। भू कानून लाके अब क्या करेंगे? अब गली गुलचू में भू कानून लगाएंगे क्या? वहां पे कुछ करेंगे क्या? भू कानून रही कहां गए? अब जब तक जमीन थी तब तक तो भू कानून आया नहीं। अब जो कुछ बचा है उसके लिए तो दे दें भू कानून। अच्छा, रहा बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी के आंकड़े हमेशा अपनी तरफ से मनगढ़ंत करके लाते हैं। पार्टी में बैठते हैं, कहीं पाठशाला में जाते हैं, वहां पढ़ के आते हैं, भैया बताइए कि रोजगार का दफ्तर गया कभी कि उत्तराखंड में कितने अनएम्प्लॉयड्स हैं, कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? आपने कभी किसी प्राइवेट इंडस्ट्री जो सेमी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसमें गए कभी कि हमारे कितने लोग बेरोजगार हैं, अभी कितने लोगों को रोजगार आवेदन किया है? अब 20 साल यानी 22 वर्ष पूर्ण होने पे जो पूर्व सरकार रही हो, वर्तमान सरकार रही, उन्होंने कम से कम 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन बेरोजगारों से वसूल किए। कैसे किए? फॉर्म वैकेंसियां निकाली, फॉर्म भरवाए, फीस भरवाई और वो पैसा जमा किया और दूसरे बार लीक हो गया। फिर कभी कहा कि वो हो गया, कभी कहा कि ये हो गया, फिर उसको रद्द कर दिया। बेचारा जिसने 1,000-2,000 रुपए अपना भरा होगा, ये तो बेरोजगारी की इनकी स्थिति है। ठीक है, अब ये इनका चिल्लाना है, एक थोड़ा सा 2 मिनट का मैम, ठीक है, अब इनका चिल्लाना है। ये कल भी सुन रहा था मैं इनकी बात को, भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे स्वर्गीय चंदन जाजी के साथ हमारे भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, और लेकिन सिंपैथी कार्ड बहुत कम चलता है, बहुत कम। अब सिम कार्ड में भी अब टैरिफ आ गए हैं, बहुत कम चलता है सिंपैथी कार्ड। अब ये सिंपैथी कार्ड पे दावा कर रहे थे कि हमारी जीत है। ये भारत का इतिहास रहा है, भारत के संविधान में लोकसभा हो राज्यसभा हो, ये इतिहास रहा है कि संपत्ति कार्ड जरूर चला है, पर इतना नहीं चला है। उस समय संपत्ति कार्ड तब चला था जब जो सडन आकस्मिक मृत्यु हो गई उस विधायक की, सांसद की या किसी की भी, तो उस बीच में उन्होंने उनके कार्यों को, प्रणाली को देखते हुए क्षेत्र के वासियों ने ये कहा भाई काम अच्छा किया था। पार्टी कोई नहीं, लेकिन काम अच्छा सिंपैथी कार्ड देखिए ये एक अलग तरह की बात हो गई। मुझे लगता है आज इस चीज को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जब वोट देती है तो ये तो अब उसके दिमाग पर है, उसके सोचने पर है कि वो कामों को देख रही है, क्या मैं मुद्दे से नहीं भड़क रहा हूं, मैं मुद्दे से नहीं भड़क रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भटकने की बात नहीं है इनका शॉर्ट पीरियड के अंतर्गत नहीं, आज एक दिन पूरा श्रद्धांजलि में गया इनका। अरे भाई दो नेता चले जाते, श्रद्धांजलि दे देते, कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि भी होनी चाहिए। अहम मुद्दे तो ये थे ना, आपका प्लान था, बेरोजगारी था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, महिला सशक्तिकरण का था, महंगाई का था, इस पे बहस करते। और आज इतना नहीं होता, कल कुछ बजाते, परसों करते, लास्ट तक कम से कम 2 मुद्दों पे तो बात करते हैं।
ठीक है, मुद्दों पर बात करना देखिए सबसे जरूरी है। अब इस सब पर हमने सबकी राय जान ली है, अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं बच जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सत्र पर हो रहे हंगामे को लेकर, क्योंकि सत्र की शुरुआत भले ही ना हुई हो, लेकिन हंगामा अभी से शुरू हो चुका है। सत्र पर संग्राम जारी है, इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे, इसके बाद रविंद्र जी के पास आते हैं, क्योंकि अब सारे आरोपों का जवाब रविंद्र जी देंगे। लगभग सभी ने पैनल में बैठे कई सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन अरुण जी आप बताइए, देखिए सत्र कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, अभी उत्तराखंड के हम मानसून सत्र की बात कर रहे हैं। सत्र में क्या आप वरिष्ठ पत्रकार, मैं इस लिहाज से आपसे सवाल कर रही हूँ, आपको नहीं लगता कि बातचीत होने देनी चाहिए विपक्ष को? क्योंकि अगर बातचीत होने दी जाएगी तभी आप हक से सवाल पूछ सकेंगे। हंगामे के चलते आप सत्ता पक्ष को एक मौका दे देते हैं सवालों के जवाब से बचने का, क्या ऐसा होता है? यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं इन सबके संसदीय ज्ञान पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। मुझे तो लगता है कि इनमें से अधिकांश ने सदन की कार्रवाई भी कभी नहीं देखी। मैं किसी इस मामले में कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, एक जानकारी का अभाव है। हाँ। देखिए, सदन जो है वो कार्य नियमावली से चलता है, और कार्य नियमावली के अंतर्गत जब सदन आहूत करता है वो काम है गवर्नमेंट का, लेकिन सदन में क्या क्या बिजनेस होगा ये काम होता है कार्य मंत्रणा समिति का, जो अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दलीय नेताओं सबकी उपस्थिति में बैठक करती है। उसके बाद बिजनेस तय करती है कि किस दिन क्या काम होगा। अब यह कहना कि सरकार ने उसको, तो विपक्ष क्या कर रहा था कार्य मंत्रणा समिति में, क्यों नहीं उठाई उन्होंने वहां आवाज? दूसरी चीज, प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12:20 तक का जो टाइम होता है वो प्रश्नकाल का होता है। 12:20 से 12:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो शून्यकाल का होता है। उसके बाद निधन के निर्देश है या अध्यक्ष की घोषणाएं हैं या विधेयकों को रखा जाना है, ये होता है। ये एक सामान्य, किसी भी सदन की सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी चीज, सरकार ने अगर दिन तय किया, आपके 3 दिन तय किए, तो ये विपक्ष जो कार्य मंत्रणा समिति में गया, नेता प्रतिपक्ष वहां रहे होंगे, बसपा विधायक दल के नेता वहां रहे होंगे, निर्दलीय विधायक वहां रहे होंगे, इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई? आज आप इस बात को कह रहे हैं तो जब, और ये हमेशा से होता है, हर अब सर राजनीति में यही सारी चीजें तो होती रहती हैं, ये तो मुझे लगता है हर जगह पर आप इस बात को समझेंगे। दूसरी चीज बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को टोकिए मत प्लीज। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी चीज, ये इस प्रदेश में शुरुआत से परंपरा बन गई, 6 महीने के अंदर सत्र आहूत करना होता है। मैं बिल्कुल शिशपाल भाई से सहमत हूं, यह संवैधानिक व्यवस्था है। 6 महीने खत्म होने, पहला सत्र खत्म हुआ, दूसरा सत्र शुरू होने से बीच में 6 महीने से पहले इन्हें करना पड़ता है। बीच में ये 4 सत्र क्यों नहीं करते? कोई भी सरकार हो। आज आप भाजपा को कोस रहे हैं, तो ये काम तो नानदत्ती वाली के टाइम पे भी हुआ, ये काम तो विजय बहुगुणा के टाइम पे भी हुआ, ये काम हरीश रावत के भी टाइम पे हुआ। हमेशा सत्र को सीमित कर दिया और 6 महीने के अंदर करते हैं। साल में केवल 2 सत्र हो पाते हैं, जबकि साल में कायदे में बड़ी विधानसभाओं के लिए जो उसमें संविधान में है 90 दिन, और छोटी विधानसभाओं के लिए 60 दिन सत्र आहूत करना अनिवार्य है। लेकिन कोई नहीं करता उस परंपरा का पालन, सब बचना चाहते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष अगर ये कह रहा है कि वो चर्चा नहीं करना चाहता, मैं मीटिंग में हूं, अभी मीटिंग में मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं। कायदे में आपको एक, देखिए, पहला दिन निधन में गया, ठीक है, दूसरा दिन आपकी अध्यादेश आएंगे, अनुपूरक बजट आएगा, तीसरा दिन छुट्टी में चला गया, चौथा दिन असरकारी दिवस है, पढ़ ले सारे सूची जो आई है विधानसभा की आज, उसे पढ़ ले सब लोग। उस दिन अनुपूरक बजट का पारण होगा और साथ में अशासकीय दिवस होगा। मीन्स उस दिन विपक्ष के विधायक प्राइवेट बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं कि कम अवधि है, बहस ज्यादा नहीं, लेकिन
आप पूरे देश का सिनेरियो देखिए, बहस करना कौन चाहता है विपक्ष? संसद से लेकर विधानसभाओं तक कौन करना चाहता है? और जब सबको पता था कि आज निधन पर जो वर्तमान विधानसभा के सदस्य थे मंत्री चंदन रामदास, उनके निधन पर बहस होनी थी, तो आपको बहुत तकिया लहराने की जरूरत क्या थी? ये तो कल भी आप कर सकते थे, 8 तारीख को भी कर सकते थे। आपके लिए आपका सहयोगी विधायक महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए अपनी राजनीति महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी चीज, जहां तक आपदा की बात है, निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, और खासकर हरिद्वार का जो निचला इलाका है, जिसमें खासकर खानपुर विधानसभा है, और हम उधर की तरफ चले तो और विधानसभा मंगलौर वगैरह लक्सर से आगे का इलाका है। मैं खुद उधर गया था ट्रेन से, तो मैंने देखा तमाम इलाका जलमग्न था। तो निश्चित तौर पर आपदा ठीक है, यानी आप देखिए वही चीज निकल कर आ रही है अरुण जी, जो बात मैंने कही थी कि विपक्ष को अपनी बात कम से कम रखनी चाहिए और इस बात का इंतजार भी करना चाहिए कि आखिर सत्ता पक्ष इस पर जवाब क्या देती है, क्योंकि विपक्ष एक मुद्दे को पकड़ता आएंगे। शिषपाल जी आपके पास ही आते हैं हम, बस सबसे पहले रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी आप लोगों ने बातें कही है, उनका जवाब तो जान लेते हैं। रविंद्र जी देखिए, आपने लिख लिया है, मैं देख रही थी कि सारी सबकी बातों को आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आप क्या कहेंगे? हमने देखिए आपके लिहाज से भी सवाल कर लिया कि भाई आप बच जाते हैं, कहीं ना कहीं आप इन विपक्षों का धन्यवाद भी अदा करते होंगे कि ये सवाल तो खूब करते हैं, ये मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन इतना हंगामा करते हैं कि आप जवाब दे ही नहीं पाते, और इससे कहीं ना कहीं आपको राहत भी मिलती होगी। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल सही बात है। मैंने काफी कुछ नोट किया, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, मेरा कनेक्शन वीक हो गया था। विपिन जी की खास करके मैं बात नहीं सुन पाया था। तो देखिए कि जिस प्रकार से सदन की पूरी अरुण जी ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। कई चीजें मैं स्पष्ट से कह दूं कि मुझे भी नहीं पता थी, उनके माध्यम से मुझे कई सारी चीजें पता लगी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि अगर कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो देखिए सदन की कार्रवाई पे मैं एक आम नागरिक के हिसाब से सोचूं, मत मानिए कि मैं प्रवक्ता हूं, मैं एक आम नागरिक की तरह सोचता हूं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, चलिए मुझे तो सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं अपनी बात को रख सकता हूं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हैं इस देश के अंदर जो राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उनका मन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं, अगर आज भी देखें चाय की दुकानों पे या कहीं ऐसी जगहों पे जहां मेरी जैसी उम्र के लोग या थोड़े इससे ऊपर के लोग जहां इकट्ठे होते हैं, वो इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, अखबारों के माध्यम से ढूंढते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें सवाल जवाब क्या हुआ। जब उन्हें पता लगता है कि विपक्ष ने किसी भी प्रकार का सदन के अंदर हंगामे के अलावा कोई प्रश्न ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं उठाई, अगर उठाई तो उसका जवाब नहीं सोचा, जवाब सुनने से पहले सदन से वॉकआउट करके। और देखिए जिस प्रकार से, और एक और मैं बताऊं, देखिए आम आदमी पार्टी ने तमाम प्रश्न उठाए होंगे, मैं नहीं सुन सका, मेरा सिग्नल पता नहीं क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अलग ही इतिहास बनाया, ये सदन की कार्रवाई कभी भी बुलाते हैं और गाली देकर उससे निकल जाते हैं, क्योंकि उससे इनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई दिल्ली में तो हमने इतिहास नहीं कर सकता। तो ये एक इनका अलग करेक्टर है। आपकी बातों में मैं समझ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर। मैंने विपिन जी आपको आराम से सुना। तो देखिए इनका अलग ही करेक्टर है, ये इनसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते कि सदन को बुलाओ और कोई कुछ नहीं करना, सिवाय दिल्ली को छोड़ के बाकी पूरे जहान की बात कर लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं एक आम नागरिक होने के नाते कि सदन में विपक्ष जो है हमारे मुद्दों की, जनहित के मुद्दों के प्रश्न सरकार से जरूर करे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आपदा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, लेकिन आप पूछे तो सही ना। आप जो काम सड़क पे 12 महीने करते हैं, यहां डिबेट में बैठ के करते हैं, अब वही काम आप जाके वहां सदन की सीढ़ियों में बैठ के करेंगे तो क्या पता लगेगा हमें भी तो सुनना है ना कि आप हमारे होनहार नेता जिन्हें हमने सर, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया जिस पर आपने सारे जवाब दे दिए। मैंने सवाल आपसे इस तरह से कैसे किया था, लेकिन दूसरी ओर बात ये भी है ना कि आरोप भी बहुत सारे लगे। शिषपाल जी ने बहुत सारी बातें कही थी बीजेपी पर और बहुत आरोप लगाए थे कि भाई देखिए आपने इतना कम समय को लेकर अरुण शर्मा जी ने भी बहुत अहम बातें कही है। इतने कम समय में आखिर इन सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे आप? गरिमा जी मैंने वही कहा, मैं कह रहा हूं 12 महीने
24 घंटे आप सातों दिन चैनल पे रोज मैं भी किसी ना किसी सर, को लेकिन होता हूं। चैनल आप पर भाई बातचीत बेरोजगारी- और सत्र और सदन में बातचीत का अंतर आप मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है हमें वही बात आपको। मैं वही कहना चाह रहा हूं। आप हमेशा पूछते हैं, हम चाहते हैं आप सदन के अंदर पूछे ना। हम भी तो अपनी सरकार के लोगों का जवाब सुनना चाहेंगे। लोगों को पता तो लगेगा आखिर क्या है। आप एक तरफा ट्रैक पे अगर गाड़ी दौड़ाएंगे तो इससे ना तो लोगों को पता लगेगा। अब यहाँ पे बैठ के आप अपनी पार्टी को लेके कुछ कह देंगे, मैं अपनी पार्टी को लेके कुछ कहूंगा, इससे काम नहीं चलता ना। सदन का एक रिपोर्ट होता है, उसमें पूरे बिल्कुल आंकड़ों सर, के साथ, एक टेक्निक एक प्रोसेस पर बात हो गई, एक हाँ। टेक्निक एक प्रोसेस पर बात हो गई। हमने टेक्निक प्रोसेस की बात की, हमने एक ये भी टेक्निकल बात की कि भाई इतना हंगामा होता है कि आप जवाब दे ही नहीं पाते, और उसमें बचत तो आपकी भी होती है ना, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब आपके पास होते नहीं है। कई सारे सवाल होते हैं ना, जैसे शिषपाल जी ने जितनी बातें कही, ठीक है आपके पास आएंगे, शिषपाल जी का ही रुक कर रहे थे। शिषपाल जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए गरिमा जी, यहाँ पर बड़े भाई अरुण शर्मा जी ने जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो है वक्ताओं का संसदीय ज्ञान नहीं है। मैं बता दूं अरुण भाई जी को कि कल 4 बजे जो है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष उपस्थित थे और हमने सरकार को कल ही बता दिया था कि हम जो है राज्य में आपदा के मुद्दे पर और राज्य में जो आप ध्वस्तीकरण अभियान चला रहे हैं, पहाड़ में कानून व्यवस्था पर जो है चर्चा चाह रहे हैं। पूरा एजेंडा बता दिया, लेकिन सरकार जो है एजेंडे पर चर्चा नहीं कराती। जब विपक्ष के सवालों को आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से धरना नहीं देगा तो क्या देगा? मतलब आप जनता की आवाज को नहीं उठने देना चाह रहे हैं और आप फिर जो है विपक्ष को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष जनता के सवालों को चाहता है कि सदन में उठे, और 614 क्वेश्चन विधानसभा में विधायकों ने जनहित के ही तो लगाए, उनके कोई पर्सनल क्वेश्चन थोड़े ना है। और आप सारे विधानसभा सत्रों के जितने भी अभी तक हुए हैं आप उठा लीजिए, कितने जो है सवालों के जवाब मिले, सारे के सारे स्थगित है। सरकार तो जो है अपना जो कामकाज जो अपना बिजनेस लेके आई है, उसको पता है कि हमने ये विधेयक पारित कराने, ध्वनि मत से वो पारित करा के चल देते हैं। लेकिन जो है अगर जनहित पर ये ईमानदार होते, ये अगर चाहते कि राज्य के बेरोजगारों के मसले पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा हो, आपदा के मुद्दे में विस्तार से चर्चा हो, राज्य में जो ये ध्वस्तीकरण अभियान चला रहे हैं हाई कोर्ट के निर्देश की आड़ पर, ये पहाड़ की अगर भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। 2014 में हरीश रावत सरकार के द्वारा लाया हुआ कानून पे आधार पे काम हो रहा है। आप इससे पीछे ना हटे, आप ही लेकर आए थे इस कानून को 5 मीटर में। एक कर रविंद्र जी दोनों एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती। शिषपाल जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। 7वां साल चल रहा है, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझेंगे। अरे माननीय हाईकोर्ट के सामने कौन रखेगा उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों का दर्द कि यहाँ पर जो है बेनाम भूमि है, यहाँ पर मान ले 1962 के बाद से लेकर अभी तक भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है, जो दुकानें बनी हैं वो जो है ग्राम समाज की जमीनों में है। ग्राम समाज ने और पंचायत ने, वन विभाग ने उनको एनओसी दिया भैया, वहां पर लीज दी है। आप यकायक नोटिस के लोगों के सिर पर बुलडोजर खड़ा कर देंगे। आप रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं आप, जब पहाड़ का बेरोजगार रोजगारी नहीं करेगा। और सदन के अंदर विपक्ष चाहता है कि इस पर विस्तार से चर्चा हो, सरकार भी अपना जवाब दे, लेकिन आप जब विस्तृत चर्चाएं नहीं होने देंगे, आप बताइए एक दिन में कितनी चर्चा हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि जो है 8 तारीख को विपक्ष के विधायक अपना प्राइवेट बिल ला सकते हैं। इतना समय है कि विपक्ष के प्राइवेट बिलों को सरकार सुनेगी? और ऐसी सरकार की मंशा है? आपको लग रहा है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो है विपक्ष को सुनना चाहती है? कहीं नहीं सुनना चाहती। आज बागेश्वर के अंदर चुनाव हो रहा है गरिमा जी, और आप देखिए संहिता राज्य में भी है, और आज जो है चंदन रामदास जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है। हमने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। ये क्या है भैया? श्रद्धांजलि में हम भी शरीक हैं, हमारी भी पीड़ा है, उनका असमय निधन हुआ है, लेकिन आप जो है चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। कल और आज यहाँ पर फुल पेज के विज्ञापन छपे हैं अखबारों में। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। ये तो मनमाने तरीके से राज्य को चला रहे, इनकी तो अपनी ही जो है ढपली है, अपना राग है। ये विपक्ष को जनता को सुनना कहाँ चाहते हैं? बेरोजगार लगातार जो है पर उतरे हैं, बेरोजगारों के आप नहीं सुन रहे। कानून व्यवस्था के सवाल है। बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, वीआईपी के नाम का अभी कहीं पता नहीं है। जो है जो ये गणेश जोशी जी के आवास के बाहर एक
महिला की हत्या हो जाती है बलात्कार के बाद, आप बताइए वीआईपी एरिया में, मुख्यमंत्री आवास में सुलेखा आत्महत्या करती है। ठीक है, यानी ये सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, एक बार अरुण जी का फिर से रुख करते हैं। अरुण जी, भी देखिए यहाँ पर अहम बातें कही शिषपाल जी ने कि एक तरफ आज बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है, दूसरी ओर ये जो लाइव प्रसारण की बात कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए गरिमा जी, ये भी समझना पड़ेगा और सारे प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा। जब चुनाव किसी एक जिले में हो रहा होता है तो उस जिले में आचार संहिता लगती है, बाकी जगह आचार संहिता पर का कोई असर नहीं होता, एक बात। दूसरी ओर, उस दौरान अगर कोई विज्ञापन प्रकाशित होते हैं तो उसके लिए बाकायदा उस जिले को छोड़कर बाकी जिलों में विज्ञापन जाते हैं, उस जिले में नहीं जाते, और वो भी चुनाव आयोग की परमिशन से जाते हैं। और दूसरी चीज गरिमा जी, वोटिंग कल हो चुकी है, आज वोटिंग नहीं हो रही, आज कोई मतदाता प्रभावित नहीं हो रहा है। सुन लीजिए, आपने वोट मैं चुप रहा, सुन लीजिए। देखिए आप कैसे कह रहे हैं कल वोटिंग हो गई? आज वही मैं उनको रोक रही हूँ, शिषपाल जी उनको सुनने तो दीजिए। शिषपाल जी, एक साथ आवाज नहीं आती है। आयोग से परमिशन लेकर विज्ञापन छपाए जाते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या कोई सत्तारूढ़ दल हो या कोई पार्टी हो, वो विज्ञापन अगर छपा रही है तो बाकायदा बात विज्ञापन की नहीं है अरुण जी। नहीं, मैं दूसरी चीज कहूँ, बाकायदा जिलों में एक कमेटी बनती है, मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। अरुण जी, आप ठीक बात कर रहे हैं, आप प्रोसीजर बता सकते हैं सही। अरुण जी मेरी बात सुनिए। अरुण जी, मैं एक चीज जोड़ती जाऊं, आप उसका भी सवाल दीजिएगा। देखिए, वोटिंग हो रही है, ऐसे वक्त पर अगर कोई चीज होती है तो क्या वो प्रभावित नहीं करती? मैं आपसे भी एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इस दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वो प्रभावित नहीं करेगा? जिले में नहीं छपा होगा, आप पता कर लीजिए। ठीक है, देख क्या है प्रमाण सहित मुख्य निर्वाचन तो दिखा दो यार। ठीक है, शिषपाल जी को आप सुन लेते हैं। शिषपाल जी, चलिए, वो आपका प्रक्रिया है ना। भाजपा ने भी उस चुनाव पर्यवेक्षक पे आपत्ति करी, आपने विज्ञापन पे आपत्ति करी, वो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, लेकिन वो बिना किसी उसके अनुमति के नहीं छपा होगा। ठीक है, आपको कह रहा हूँ, आप पता लगा लीजिए। ठीक है। अब आप लोग रुक जाइए और मेहमान भी उनको जोड़ लेते हैं। रविंद्र जी, देखिए, एक सवाल यहाँ पे ये है कि देखिए, जो बात अभी यहाँ पर निकलकर सामने आई कि लाइव प्रसारण उस दौरान जब वोटिंग चल रही है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमति रखते होंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से और यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, बाकी के अन्य प्रवक्ताओं की ओर से भी, लेकिन उमेश की ओर से भी जो बातें कही गई, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं उमेश कुमार जी, और लगातार आप पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। उनका जवाब है आपके पास? आप अनम्यूट करें सर प्लीज। रविंद्र जी, देखिए, अरुण शर्मा जी ने पूरी की पूरी बात विस्तार से बता दी कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग काम करता है और किस प्रकार से प्रचारक का माध्यम माना जाता है या प्रचार नहीं है, तो उन्होंने विस्तार से उस चीज को बता दिया। लेकिन है क्या कि जब किसी व्यक्ति ने अपना मन बना लिया होता है ना, जब वो वोटिंग की लाइन में लगा होता है, तो वहां आप उसको ये कह दें कि वो प्रभावित हो जाएगा। वो मन बना के आया होता है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं। बहुत रेयर केस होता है कि एट ए टाइम पे जाके बूथ में जाके वहां अपने आप को चेंज कर ले सर। लेकिन नियम कानून थोड़ी ना बदले जा सकते हैं। आप ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, जरूरी नहीं है। नहीं, देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है गरिमा जी। देखिए, इतने साल मुझे भी राजनीति में हो गए, चुनाव लड़ा तो नहीं, लेकिन लड़वाते हुए बहुत लोगों को देखा है, बूथों में काम किया है, बाहर बूथ सेंटरों पे काम किया है। तो हमें इस बात का रहता है कि वोटर को चेंज नहीं कर सकते, उसे एक रात पहले, एक सर, दिन मैं पहले, फिर कह रही हूँ कि हमारा आपका एक नजरिया हो सकता है, या हो सकता है हर चीज पर हर व्यक्ति पर लागू ना होता हो, लेकिन ये एक अलग की चीज हो गई। नियम कानून भी तो कुछ होता है, क्या वो नहीं होता? नहीं, देखिए, अगर नियम नहीं के विरुद्ध अगर कोई काम किया है तो निर्वाचन आयोग देखेगा। जिसे अरुण शर्मा जी ने बताया कि आप किसी प्रदेश के एक जिले में एक विधानसभा पे काम हो रहा है, तो पूरा प्रदेश उसमें आचार संहिता के उसमें नहीं आएगा। हाँ, या तो पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा हो,
तब उसमें आता है, या प्रदेश के भी चरणों में। अभी तो पीछे कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ कि अगर एक ही प्रदेश में चरणों में चुनाव हो रहा है तो उसकी भी लाइव टेलीकास्ट को लेके कुछ लोगों ने आपत्ति करी थी, उसको मना किया गया था। लेकिन ये सारी चीज तो सबके लिए है ना, और ऐसा सदैव से होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नया। और अगर कोई निर्वाचन आयोग आगे इस पे नया रूल बनाएगा तो सब फॉलो करेंगे उसे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे। विपिन जी, देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर अभी रविंद्र जी ने बातें कह दी, आपने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए हंगामा विपक्ष की ओर से होता है और विपक्ष लगातार हंगामा करता रहता है, तीखे सवाल पूछता है। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के पास असल में कुछ बताने को नहीं है, ताकि क्या कहे आखिर, या सवालों के जवाब नहीं है, इसी के चलते इस हंगामे का भी इंतजार सत्ता पक्ष को रहता है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को या आम आदमी पार्टी की सरकार को गाली देते हैं तो वो उनके दिल का दर्द है, उसमें हमें बुरा नहीं लगता है, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके अभी रविंद्र जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, करने वाली आम आदमी पार्टी है। और रही बात, अब मैं आऊंगा शर्मा जी पर। मुझे लगता है शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चैनल पे आना चाहिए, ना कि पत्रकार के रूप में चैनल पे आना चाहिए, क्योंकि वो सामने सामने कह रहे हैं कि आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो विज्ञापन पे नहीं हो रहा है। शर्मा जी, अगर देहरादून की अगर विधानसभाओं की हम बात करें तो जो समाचार पत्र धर्मपुर विधानसभा में आएगा वही समाचार पत्र कैंट विधानसभा में आएगा, और वही समाचार पत्र राजपुर विधानसभा में भी आएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। फिर आपने कहा कि कार्य मंत्रण समिति है उसको आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी। बिल्कुल आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या पल पल करती है, क्या वो मंत्रणा समिति की बात को मानेगी? अगर बात को माना जाना चाहिए था, बिल्कुल बात को माना जाना चाहिए था, और सदन का समय भी बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, विपक्ष नहीं ठीक है, लेकिन विपिन जी आप हो या शिषपाल जी हो या अनिल जी, सभी कह रहे हैं कि सदन के समय को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि विपक्षी तो हंगामे पर ही हैं, वो तो अडिग नजर आते हैं ना। फर्क क्यों नहीं पड़ता? जनता के सवालों का जवाब अरुण जी और शिषपाल जी पड़ेगा। सरकार को बताना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्यों है, सरकार को बताना पड़ेगा कि पुल क्यों टूट रहे हैं, सरकार को बताना पड़ेगा कि डेंगू का प्रकोप इतना क्यों है, व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, कि सरकार को बताना पड़ेगा। बेरोजगारी चरम पर क्यों है, सरकार को बताना पड़ेगा कि वो जो नौकरियों, ठीक है, सरकार की जवाबदेही बनती है। देखिए बिल्कुल सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर प्रदेश में जो समस्याएं हैं उनका निवारण अब तक क्यों नहीं हो रहा है। शिषपाल जी, अरुण जी कुछ कह रहे हैं, उनके पास लौटेंगे, लेकिन अनिल जी को पहले सुन लेते हैं। अनिल जी, आपने अभी बीजेपी की तारीफ भी की थी, इस बात को स्वीकारा था कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन असल में आपको इस सत्र के मुद्दे पर क्या कहना है? आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष बच रहा है जवाबों से, या सब ठीक चल रहा है प्रदेश में? अनिल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? आप प्लीज अनम्यूट करें सर। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? अनिल जी तक आवाज, मेरी आवाज, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है जी? बोलिए सर, बोलिए। यूकेडी पूरे इस मामले को, जो ये आज का डिबेट था, उसको इस नजरिए से लेती है। पहली सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि आज के दिन इनको एक तो लाइव प्रसारण का जो इन्होंने बहुत बहस की है, करीबन मेरे ख्याल 24 साल से मैं भी मीडिया का कर्मी रहा हूं, तो मुझे मालूम है। शर्मा जी की मैं बात नहीं कहूंगा, ये उसमें है चुनाव आयोग की बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम विज्ञापन छापते हैं तो एक बड़े बड़े अखबारों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे भास्कर की बात करूं, जागरण की बात करूं, अमर उजाला की बात करूं, इनमें मेरी सेवाएं रही हैं। मैं आपको बता दूं, अगर एक जनपद में चुनाव हो रहा, चाहे निकाय हो चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी अनुमति या निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है, क्योंकि वो सर्वोपरि है, वो कोर्ट है, अगर उसने दे दिया लिख के कि ये विज्ञापन छप सकता है तो वो छप सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव प्रसारण का जहां तक रहा, इनको आज ही नहीं करना था लाइव प्रसारण, ये सीधा सीधा इसका जाता है। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुने, इनका सीधा सीधा फंडा जाता है कि वोटिंग हो रही है और जो वोटर्स निकल रहे होंगे या जो टीवी डिबेट वगैरह वगैरह जो भी है चैनल पे या अपने मोबाइल्स पे देख रहे होंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे। इनका उद्देश्य ये था, सिंपैथी वोटें पड़ती रहेंगी।
ये इनका उद्देश्य था। अब रहा बात पक्ष और विपक्ष, भाई पक्ष और विपक्ष, हमारा तो कोई भी एक सदस्य अगर यूकेटी का होता तो हम तो 597 के हम जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चनों का जवाब देने, उनको सुनते भी और बताते भी कि कैसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, कैसे लिया जाता है। लेकिन यूकेटी की तरफ दुर्भाग्य है कि अभी हम 2 बार पूर्व में रहे सत्ता में, तो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर चाहेगा तो हमारे जिस प्रकार से एक अग्रिम प्रदेश को लेकर के योजनाएं बन रही है, तो मैं नहीं आप सुनिए, मैं सुनिए। हाँ सर, जल्दी से प्लीज, बहुत कम है, तो मैं भी अगर डिबेट में बैठा हूं तो मैं भी फालतू आदमी नहीं हूं, मैं खाली बैठा हूं। अरे सर, आपकी हमने पूरी बात सुनी, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं गरिमा जी। दूसरी बात, ये इन्होंने जो पक्ष और विपक्ष को अगर प्रदेश हित में कोई चर्चा हो रही है और शॉर्ट टर्म्स था 3 दिन का अगर इन्होंने दिया है टर्म्स, तो उस दौरान इनको पक्ष को विपक्ष को भी बोलना चाहिए था और विपक्ष को भी उसको ध्यान से सुनना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश हित की बात थी, ये व्यक्तिगत मामला नहीं था। आप वही बात निकल कर आई ना, आप सहमत हैं उस बात से कि सुनना चाहिए विपक्ष को, विपक्ष जनता की बात को उठाता है। जल्दी से, बहुत कम वक्त है। शीशपाल जी, उसके बाद अरुण जी के पास आएंगे आखिर प्रतिक्रिया। शीशपाल जी जल्दी से कंप्लीट करिए। शीशपाल जी देखिए गरिमा जी, जो बात हो रही है साहब, आज का जो विज्ञापन है वो बागेश्वर विज्ञापन, आप बताइए कौन से अखबार का विधानसभा वार एडिशन छपता है, मेरी आ रही है यहाँ पर हुआ। दूसरा जो है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे पर बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, विपक्ष को जो है अनावश्यक, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो खुद विपक्ष के खिलाफ जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग लिख रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? अगर वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कोई बात नहीं, तो आप तो कह रहे हैं कि जो है ऑब्जर्वर जो है कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो बड़ी बात करते हैं। ठीक है सर, जल्दी से, बहुत कम वक्त है, अरुण जी के पास जाएंगे। ये है कि बागेश्वर में जो आज मान जनता ने मतदान किया और जो पास हुआ, अभी तक उत्साह बना हुआ है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उससे भी ये परेशान वहां पर लगातार जितनी करते सकते थे चुनाव को प्रभावित करने की, लास्ट समय तक ये करते रहे। लेकिन आप देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि 8 तारीख को जब मतदान आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, ठीक है। शीशपाल जी आएंगे जल्दी से। अरुण जी बहुत कम वक्त है, बस कुछ शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिए। अरुण जी आप कुछ कह रहे थे? पहले तो मुझे खन्ना जी के बात पे बहुत आपत्ति है कि उन्होंने मुझे कहा कि इन्हें भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से आना। अरे सर, अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तो खुद आपसे कहूंगी कि मैं कह रहा हूँ, मैंने विभिन्न डिबेटों में भाजपा को भी उसी तरह आड़े हाथ लिया जिस तरह लेता हूँ। एक चीज और देखिए, जब कोई बजट आता है, जो अनुपूरक बजट आया है, अनुपूरक बजट में विभागवार चर्चा होती है, ठीक है, तो अगर विपक्ष के लोग 15-15 मिनट भी उस चर्चा में भाग लें, वो तमाम प्रदेश के मुद्दे उस चर्चा में उठा सकते हैं, ये मौका होता है। लेकिन उस मौके को हड़पना या उसे गंवाना, ये विपक्ष के पास होता है। और हमने तो ये देखा है, तमाम बजट सत्रों में ये देखा है कि विपक्ष हंगामा करता रहा और सरकार इस विभाग को पारित कराती रही बहुमत के आधार पर। ये कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ, ये भाजपा के टाइम पे भी हुआ। बिल्कुल, यानी नीति वही रहती है, विपक्ष में जो जाता है वो अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लेता है। और देखिए, हम अरुण जी आपसे यही कहेंगे कि पत्रकारों को क्या है, जब जिसके ऊपर बात आती है तो पत्रकारों को सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बता दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे सत्र को लेकर, जिसके हंगामेदार होने से पहले ही संग्राम शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि सत्र में अगर संग्राम लगातार जारी रहेगा तो ऐसे में सत्ता पक्ष भला आम जनता से जुड़े विपक्ष के सवालों का जवाब कब देगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।